क्या आप भी क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को केवल 40 मिनट में पूरी तरह दोहराना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस एक वीडियो में हमने कक्षा 6 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री को आसान भाषा में पॉइंट्स के साथ और बहुत ही रोचक तरीके से समझाया है। और सबसे मज़ेदार बात, हर अध्याय में आपको मिलेंगे ज़रूरी सवाल, जो आपके रिवीजन को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन क्लास वन आवर सीरीज का पहला धमाकेदार सफर, क्लास 6 हिस्ट्री इन जस्ट 40 मिनट्स। दोस्तों, यह है कक्षा 6 की इतिहास की किताब, यानी हमारा अतीत पार्ट 1, और आज से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। यह मेरे यूट्यूब पर पहली लॉन्ग वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो साथ के साथ क्षमा करना। इतिहास सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह बस साल, तारीखें और राजाओं के नाम याद रखने का विषय है। लेकिन क्या सच में इतिहास इतना बोरिंग है? बिल्कुल नहीं। इतिहास वो आईना है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास। अध्याय 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, कैसे अपने घर बनाते थे, और हम इन चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं? इसी का जवाब हमें इतिहास देता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, उनका समाज कैसा था, कैसे घरों में रहते थे, आवास कैसा था, जीवन शैली कैसी थी। यह सब हमें इतिहास बताता है। लेकिन हमें यह जानकारी कैसे मिलती है? हमारे पास यह जानकारी पांडुलिपियों, पुराने अवशेषों और पुरातात्विक खोजों से मिलती है। अगला पॉइंट है कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे? क्या उनके पास भी हमारी तरह घर था? चलिए जानते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर, गुफाओं में, पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। वहीं पर वह शिकार किया करते थे। अगला पॉइंट है कि वह भोजन कैसे करते थे? उनके पास कहाँ से आता था भोजन? तो कई लाख वर्ष पहले लोग जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। दोस्तों, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। दोस्तों, विंध्य पहाड़ियों से चावल के अवशेष पाए गए हैं, और सिंधु नदी के किनारे बसे सिंधु घाटी के नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व फले फूले थे। यह दुनिया की सबसे पहली और सुनियोजित नगर सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के घर, जल निकासी व्यवस्था और विशाल भवनों का निर्माण करते थे। गंगा घाटी का विकास भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब जानते हैं देश का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस तथा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और हमारे देश को प्राचीन ग्रंथों में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान जैसे नामों से भी जाना जाता था। क्या आपको तिथियों का मतलब पता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी घटनाओं को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सब घटनाओं को ईसवी कहते हैं, यानी कि एडी। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास के पहले अध्याय को समझा। हमने जाना कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, समाज और जीवन शैली को समझने का तरीका है। हमने यह भी देखा कि लोग कहाँ रहते थे, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा और तिथियों का क्या मतलब होता है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, क्या आपको लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादा बुद्धिमान थे या हम, और क्यों? अपना जवाब कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। हमारे अतीत का अध्याय 2, आखिर खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमता फिरता था। तो दोस्तों, पुराने समय में आरंभिक मानव जंगलों और नदियों के किनारे घूमकर भोजन इकट्ठा करता था। उनके जीवन के मुख्य आधार हैं। पहला है भोजन की खोज। वे जंगली फल, कंद मूल, बीज इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, जिसके लिए उन्होंने पत्थर और लकड़ी के औजार बनाए। पानी की तलाश में वे नदियों और झरनों के पास रहते थे,
ताकि उन्हें पीने का पानी मिलता रहे। मौसम के अनुसार जीवन, ठंड में गुफाओं में रहते थे और गर्मियों में खुले क्षेत्रों में। दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो दोस्तों, इतिहासकारों और पुरातात्विकों ने कई जगहों से पुराने औजार, हड्डियों और गुफाओं की चित्रकलाएं खोजी हैं। इनसे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग शिकार कैसे करते थे और क्या खाते थे। क्या आपको पता है कि पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पाषाण युग के 3 चरणों के बारे में। पहला है पुरापाषाण काल। इसे 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह सबसे पुराना समय था। इसमें लोग बड़े पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करते थे। यह काल बहुत लंबा चला। दूसरा है मध्यपाषाण काल। इसे 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें लोग छोटे पत्थरों यानी कि लघु पाषाण के औजार बनाने लगे। तीसरा है नवपाषाण काल। इसे 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें खेती की शुरुआत हुई, जिससे लोग एक जगह बसने लगे, पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे और भोजन को भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जाने लगा। दोस्तों, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में कुल्लूल गुफाओं में हुआ था। दोस्तों, अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और भोजन उत्पादन की शुरुआत। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव आया। अचानक गर्मी बढ़ने लगी, जिससे कि घास के मैदान फैले। पशु, हिरण, बकरी, भेड़ आदि जिंदा रहने लगे। और इंसानों ने देखा कि कुछ बीज गिरने के बाद नए पौधे उगाते हैं, तो उन्होंने खेती शुरू कर दी। पहली फसलें थी गेहूं, जौ, बाजरा। पहला पालतू जानवर था कुत्ता, फिर बकरी, भेड़, गाय। और आपके लिए एक सवाल, बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? आप सभी कमेंट में बताइए। पहले किसान और पशुपालक। दोस्तों, इंसान को अब हर दिन शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वे एक जगह बसने लगे, जिससे गांव बनने लगे। खेती और पशुपालन के कारण भोजन की समस्या कम हुई। दोस्तों, पुरातात्विकों ने भारत में कई जगहों पर प्राचीन बस्तियों के अवशेष खोजे। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ की बस्ती का आरंभ लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था और यहाँ से कपास, गेहूं, जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ सबसे पहले भेड़ बकरी को पालना सीखा था। सबसे पुराने किसान यही मिले थे। दोस्तों, मेहरगढ़ में घर आयताकार होते थे और एक कब्र में एक मृतक के साथ कुछ सामान और बकरी को दफनाया गया था। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भोजन उत्पादन से जीवन कैसे बदला। इंसान अब खाना बदोश नहीं रहा, गांव का विकास हुआ, समाज में नई व्यवस्थाएं बनी। किसान, पशुपालक, कुम्हार, बुनकर आदि। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आखिर तक जीवन आसान था या किसान जीवन? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान शिकार से खेती तक कैसे पहुंचा और उसके जीवन में कितने बड़े बदलाव आए। अतीत का अध्याय 3, आरंभिक नगर, और जानेंगे इन नगरों की कहानियां। इस अध्याय में आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे बने, इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं, वहाँ के लोग क्या काम करते थे, शहरों में सफाई और व्यापार कैसे होता था, ये नगर क्यों खत्म हो गए। तो दोस्तों, आज हम इन सबको जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो दोस्तों, लगभग 150 साल पहले जब पुरातात्विक खुदाई कर रहे थे, तो उनको सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिले। यह सभ्यता लगभग 4500 साल पुरानी थी और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये नगर नदियों के किनारे बसे थे, जिससे कि यहाँ खेती और व्यापार आसान होता था। इन नगरों में ऊंची ऊंची दीवारें होती थीं, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, खुला मैदान, व्यवस्थित सड़कें और व्यापारिक केंद्र थे। और आपके लिए एक सवाल, सबसे पहला पालतू पशु कौन था? आप सभी कमेंट में बताइए। अब जानते हैं इन नगरों की विशेषताएं। दोस्तों, मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार होते थे और बेहतरीन नाली व्यवस्था। कालीबंगा, यहाँ हल चलाने के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि खेती यहाँ विकसित थी। और लोथल में व्यापारिक बंदरगाह, ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ से माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। और आपके लिए एक सवाल, कालीबंगा और लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? आप सभी कमेंट में बताइए।
अब बात करते हैं इन शहरों की सफाई के बारे में। दोस्तों कितना अजीब है ना कि 4500 साल पहले भी सुनियोजित नगर होते थे, सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी, पक्की ईंटों के मकान, कई-कई कमरे, आंगन और कुएं भी होते थे, बेहतरीन जल निकासी प्रणाली जिससे कि हर घर का गंदा पानी एक मुख्य नाली में जाता हो। और जैसे अभी हम डस्टबिन रखते हैं, ऐसे ही 4500 साल पहले ये लोग कचरा फेंकने के लिए अलग-अलग जगह बनाते थे, जिससे कि शहर गंदा नहीं हो। यहाँ व्यापार कैसे होता था? तो दोस्तों ये लोग क्या करते थे कि अनाज, सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के बर्तन और मन के खरीदते बेचते थे। इसको हम वार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पहले पैसे नहीं थे। और लोथल में एक बंदरगाह था जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। अब सवाल उठता है कि नगरों में रहने वाले लोग भोजन में क्या खाते थे? ये लोग गेहूँ, चावल, दाल, मांस, मछली खाते थे और पहले खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में हम लोथल के बारे में जान चुके हैं कि वहाँ एक बड़ा बंदरगाह था और ऐसे ही खदित पेड़ के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, जहाँ साफ पानी और जमीन उपजाऊ होती थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ? तो दोस्तों लगभग 3900 साल पहले अचानक एक बदलाव आया। लोग शहरों को छोड़कर गांव में बसने लगे। सब काम बंद हो गया, मोहरों का प्रयोग बंद हो गया, सड़कों पर कचरों के ढेर लग गए, नदियां सूख गईं, कच्चे मालों का आयात कम हो गया, जंगलों का विनाश होने लगा, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसको हम अध्याय 5 और 8 में जानेंगे। और आपके लिए एक सवाल, आग का आविष्कार किस काल में और कहाँ हुआ था? आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों हमने इस अध्याय के हर पॉइंट को कवर किया। हड़प्पा सभ्यता की कहानी के बारे में जाना, इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं वो जानी, और यहाँ के भवन, नाले और सड़कों के बारे में जाना, नगरीय जीवन के बारे में जाना, और नगर और नए शिल्प के बारे में जाना, कच्चे मालों का आयात कैसे होता था। हमने हर पॉइंट को कवर किया है। हमारे अतीत का अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, और जानेंगे कि प्राचीन किताबों और पुरानी कब्रों के जरिए इतिहास को कैसे समझा जाता है। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सबसे पुरानी किताबें कौन सी थीं, ऋग्वेद क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता था, प्राचीन समय में लोग मवेशी, घोड़े और रथ का इस्तेमाल कैसे करते थे, महापाषाण क्या होते हैं, पुरानी कब्रें हमें समाज के बारे में क्या बताती हैं, इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे। तो दोस्तों आज हम ये सब जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों के बारे में, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी किताबों में एक है। दोस्तों ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। और ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह 4 वेदों में सबसे पुराना है। पहला है ऋग्वेद, इसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आपके लिए एक सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? आप सभी कमेंट में बताइए। अब हम बात करेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। दोस्तों संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन भारत में सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि और भी कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। द्रविड़ भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। दोस्तों ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्रविड़ और अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। दोस्तों ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़े और रथ का उपयोग युद्ध और यात्रा के लिए किया जाता था। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि यह दूध देती थी और इसका उपयोग व्यापार में भी होता था। अब बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में, यानी कि पुरोहित राजा। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास कोई सेना नहीं थी, पद वंशागत नहीं था, कर नहीं वसूलते थे। आपके लिए एक सवाल, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? आप सभी कमेंट बताना बिल्कुल ना भूलें। आखिर ये महापाषाण क्या है?
दोस्तों महापाषाण का मतलब है बड़ी-बड़ी पत्थरों से बनी कब्रें। हजारों साल पहले लोग अपने प्रियजनों की विशेष तरीके से कब्रें बनाते थे। इनमें मृतक के साथ हथियार, मिट्टी के बर्तन, गहने और अनाज भी रखा जाता था। इससे हमें पता चलता है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और पुरातात्विकों को समान कब्रें नहीं मिली है। कुछ कब्रें बहुत साधारण थी, जबकि कुछ बहुत भव्य। इससे पता चलता है कि समाज में अमीरी-गरीबी का अंतर बहुत पहले से चला आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हुई थी। तो आप सभी इधर मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों समाज में कब्रों में भी ऐसा मान्यताएं थी। कुछ पुरातात्विकों को ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें कीमती चीजें रखी गई थी। इससे लगता है कि अमीरों के लिए खास कब्रें बनाई जाती थी। अब हम जानेंगे इनाम गांव की एक खास कब्र के बारे में। लगभग 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहते थे। इस कब्र में सोने चांदी के आभूषण और अनाज रखा गया था। वैश्य का सिर उत्तर की ओर था और 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था, जिससे यह दिखता है कि समाज में कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली थे। दूसरे पुरातात्विक क्या करते थे, कंकालों का अध्ययन करके लोगों की ऊंचाई, उम्र, बीमारियों और खान पान के बारे में जानकारी निकालते थे। और इनाम गांव के लोग आखिर क्या काम करते थे। इनाम गांव एक पुराना गांव था जहाँ के लोग खेती, पशुपालन और शिकार करते थे। वे गेहूं, जौ और चावल उगाते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन और हथियारों का निर्माण भी करते थे। इस गांव में जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा आदि। और दोस्तों लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। इसमें औषधियों, बीमारियों और चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। इसमें मनुष्य के शरीर में कुल 360 हड्डियों का उल्लेख मिलता है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। तो दोस्तों आज हमने जाना दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों के बारे में। तो आज हमने इस चैप्टर का हर एक पॉइंट कवर किया। हमारे अतीत का अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें हम जानेंगे कि हजारों साल पहले शासन व्यवस्था कैसी थी। इस अध्याय में आज हम जानेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, वर्ण व्यवस्था क्या थी, जनपद और महाजनपद कैसे बने, पुराने समय में कर कौन कौन देता था, कृषि में क्या बदलाव हुए, मगध और बज्जी कैसे अलग थे, अजातशत्रु और वज्जी संघ की कहानी, गणराज्य और संघ क्या थे। आज हम ये सब जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, राजा बनने के क्या तरीके थे। तो दोस्तों पहले के समय में कोई भी राजा नहीं बन सकता था। राजा बनने के सिर्फ दो तरीके थे। कुछ जगह राजा का बेटा अगला राजा बनता था और कुछ जगह राजा को लोगों द्वारा चुना जाता था। लेकिन राजा को ताकत कहाँ से आती थी। तो दोस्तों राजा एक यज्ञ करवाते थे, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा गया है, जो कि घोड़े द्वारा करवाया जाता था। जो राजा सबसे शक्तिशाली होता था वही सबसे बड़ा शासक माना जाता था। अब आपके लिए एक सवाल, वेदों का प्रारंभ कब हुआ था और कितने वेद हैं, आप सभी कमेंट में बताइए। अब जानेंगे कि आखिर ये वर्ण व्यवस्था क्या थी। दोस्तों पहले क्या था कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, जो शिक्षा और पूजा पाठ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, राजा, सैनिक और योद्धा होते थे। वैश्य, किसान, व्यापारी और पशुपालक होते थे। शूद्र इनकी सेवा और श्रम कार्य करते थे। लेकिन क्या वर्ण व्यवस्था में बदलाव संभव था? नहीं। जन्म के आधार पर लोगों का वर्ग तय होता था। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण को बदल नहीं सकता था। अब जानेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। जनपद क्या थे? दोस्तों 2500 साल पहले भारत में छोटे छोटे राज्यों को जनपद कहा जाता था। हर जनपद की अपनी सेना, कानून और शासन प्रणाली थी। और महाजनपद कैसे बने? समय के साथ कुछ जनपद बड़े और शक्तिशाली हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसे थे, ताकि व्यापार और खेती में आसानी हो। कुछ प्रमुख महाजनपद थे मगध, कौशल, बज्जी और कुरु। दोस्तों अगला पॉइंट है कर और कृषि में क्या परिवर्तन हुए। कर कौन कौन देता था? किसान देते थे अनाज का छठा भाग कर के रूप में, शिल्पकार अपने काम का कुछ हिस्सा, व्यापारी अपने सामान पर कर, गडरिये और शिकारी जानवरों पर। आखिर कृषि में क्या बदलाव हुए? खेती में अब लोहे के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे कृषि अधिक उपजाऊ बनने लगी। सिंचाई के नए तरीके विकसित हुए। दोस्तों सोचो, अगर आज भी टैक्स अनाज में देना पड़ता तो कैसा लगता? कमेंट में बताइए।
अब जानते हैं मगध और बज्जी के बारे में। आखिर मगध क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ गंगा और सोन नदी थी जो व्यापार के लिए अच्छी थी। राजाओं ने यहाँ किले बनवाए और सेना को मजबूत किया। अब बज्जी एक अनोखा गणराज्य। यहाँ कोई राजा नहीं था। यहाँ लोग मिलकर फैसले लेते थे। सभा और परिषद के माध्यम से शासन चलता था। अब हम जानेंगे गण, संघ और अजातशत्रु की कहानी के बारे में। दोस्तों, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। आखिर अजातशत्रु और बज्जी संघ क्या है? दोस्तों, अजातशत्रु मगध का शासक था। उसने बज्जी संघ को जीतने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने बज्जी संघ में फूट डालकर उसे कमजोर किया। दोस्तों, हमने मगध के बारे में पढ़ा, जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में मगध भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, हमने जाना कि प्राचीन भारत में राजा कैसे बनते थे, वर्ण व्यवस्था क्या थी, जनपद और महाजनपद कैसे बने और गणराज्य कैसे चलते थे। कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी, उपनिषद, आत्मा और ब्रह्म की बातें, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां, महावीर और जैन धर्म के बारे में, संघ, बौद्ध भिक्षुओं का जीवन के बारे में, चैत्य और बिहार जहाँ भिक्षु रहते थे। ये सभी हम आज जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्ध की कहानी के बारे में। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले हुआ था कपिलवस्तु के पास। आप सभी कमेंट में बताइए, वर्तमान में कहाँ है? गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, लेकिन जीवन की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने महल छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने एक बूढ़े, बीमार, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा और सोचा कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। उन्होंने बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्हें ज्ञान मिला। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। बुद्ध के कुछ विचार थे, चलिए जानते हैं। उन्होंने दुख का कारण तृष्णा यानी कि इच्छाएं बताई। अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं तो दुख भी खत्म हो सकता है। उन्होंने अहिंसा, ध्यान और करुणा का रास्ता दिखाया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, यानी सही विचार, सही कर्म, सही वाणी इत्यादि। अब हम जानेंगे उपनिषद यानी आत्मा और ब्रह्म की बातें। दोस्तों, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर सीखना। ये ग्रंथ हमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में बताते हैं। उपनिषदों में यह विचार था कि आत्मा अमर है और ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में फैला है। मोक्ष पाने के लिए ज्ञान जरूरी है। ज्यादातर उपनिषद ब्राह्मण और राजाओं द्वारा लिखे गए थे। एक प्रसिद्ध ऋषि थे याज्ञवल्क्य, जिन्होंने उपनिषदों में योगदान दिया। दोस्तों, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां थी, चलिए जानते हैं। न्याय, तर्क और प्रमाण पर आधारित होता था। वैशेषिक, दुनिया के पदार्थों को समझना। सांख्य, सृष्टि के तत्वों का ज्ञान मिलना। योग, शरीर और मन पर नियंत्रण करना। पूर्व मीमांसा, यज्ञों के नियम होते थे। वेदांत, आत्मा और ब्रह्म की एकता। अब हम जानेंगे 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर और जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म वर्धमान के रूप में हुआ। वह भी एक राजकुमार थे और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान मिला। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दी और वर्तमान महावीर के कुछ मुख्य विचार थे। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हर आत्मा स्वतंत्र है, उसे कर्म से मुक्त करना चाहिए। इन्होंने 5 व्रत बताए: सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वह प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे ताकि आम लोग समझ सकें। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। आखिर ये संघ क्या है? जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का जीवन यापन होता था, यानी संघ वह समूह था जिसमें वे लोग शामिल होते थे जो बुद्ध के मार्ग पर चलते थे। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते थे। भिक्षु और भिक्षुणियां सादा जीवन, भिक्षा पर निर्भर, ध्यान और उपदेश में लगे रहते थे। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग जैसे किसान, राजा, व्यापारी संघ से जुड़ते थे। और ये चैत्य और बिहार क्या है? शुरू में पेड़ों और जंगलों में भिक्षु रहते थे। बरसात में एक जगह टिककर रहने लगे। इन जगहों को कहते थे बिहार। जहाँ वे पूजा करते थे उसे कहते थे चैत्य। बाद में राजा और अमीर लोग पक्के बिहार और चैत्य बनवाने लगे। नासिक, अजंता, एलोरा जैसी गुफाएं इन्हीं बिहारों के उदाहरण हैं।
अब जानते हैं इन्होंने भाषा और विचारों का प्रसार कैसे किया। आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि बुद्ध ने किस भाषा में और महावीर ने किस भाषा में अपने-अपने उपदेश दिए। ये भाषा आम जनता की थी, इसलिए विचार तेजी से फैले। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें पता चला कि कैसे नए सवालों ने नए विचारों को जन्म दिया। बुद्ध, महावीर और ऋषियों के विचार आज भी उतने ही गहरे हैं। अगर आपको इस अध्याय के हैंड रिटन नोट्स और 10 एमसीक्यू चाहिए, तो जल्दी से ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप। लिंक बायो में है। अतीत के अध्याय 7 पर, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हम जानेंगे साम्राज्य क्या होता है, मौर्य वंश कैसा था, अशोक का कलिंग युद्ध और धर्म की कहानी, और कैसा होता था उस समय का प्रशासन, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसमें सिर्फ एक शहर या राज्य नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े इलाके आते थे, जैसे अफगानिस्तान का हिस्सा, पंजाब, बंगाल, मध्य भारत, दक्षिण तक का कुछ भाग। इस साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब जानेंगे हम वंश यानी फैमिली रूल के बारे में। जब कोई राजा अपने बाद अपने बेटे को गद्दी सौंपता है और फिर उसके बाद उसका बेटा, तो ऐसे शासकों की श्रृंखला को वंश कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आखिर राज्य और साम्राज्य में फर्क क्या था? तो दोस्तों, राज्य छोटा इलाका होता था, साम्राज्य बहुत बड़ा इलाका, इसमें कई राज्य शामिल होते थे। राज्य का शासक सीमित क्षेत्र देखता था, लेकिन साम्राज्य में सम्राट को बड़े बड़े अधिकारी, जासूस, सैनिक और जमीन के हर टुकड़े का ध्यान रखना पड़ता है। और कैसे चलता था साम्राज्य का प्रशासन? राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ से सम्राट सीधा शासन करते थे। सीमावर्ती राज्य जैसे तक्षशिला, उज्जैन, वहाँ राजकुमार या खास अधिकारी भेजे जाते थे। जंगली इलाकों में अलग तरीके से शासन होता था। वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों से दोस्ती करके शासन किया जाता था। और आपको नजराना पता है? नजराना क्या होता है? नजराना यानी राजा को मिलने वाला उपहार। ग्रामीण और सीमावर्ती इलाके के लोग साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए राजा को नजराना भेजते थे, जैसे हाथी, कपड़े, मसाले, अनाज और सोना। अब हम जानेंगे अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक बाकी राजाओं से अलग थे। शुरू में वे भी सामान्य राजाओं की तरह युद्ध करते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया। हजारों लोगों की मौत, दुख, दर्द देखकर उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म अपनाया। अब जानेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग आज के ओडिशा में स्थित था। वहाँ के लोग आजाद थे। अशोक ने कलिंग पर हमला किया और विजयी तो हो गए, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वहाँ के खून खराबे को देखकर उन्होंने कहा, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं लोगों की सेवा करूंगा। अब जानते हैं अशोक का धम्म यानी उनका अपना रास्ता। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, एक जीवन जीने का तरीका था। सभी से अच्छा व्यवहार, माता पिता की सेवा, सत्य बोलना, दूसरों के धर्म का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया दिखाना। और ये अशोक के धम्म महामात्र क्या थे? तो दोस्तों, अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे। ये लोग देश भर में घूमते थे और लोगों को धम्म की बातें समझाते थे। बौद्ध भिक्षुओं को भी उन्होंने विदेशों में भेजा, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान। अब जानते हैं अशोक ने शिलालेखों के जरिए क्या संदेश दिए। तो दोस्तों, अशोक ने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन्हीं शिलालेख कहते हैं। ये प्राकृत भाषा में थी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ताकि आम लोग पढ़ सकें। दोस्तों, अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा राजा वो नहीं जो जमीन जीतता है, बल्कि वो है जो सभी का दिल जीतता है। हमारे अतीत का अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। और क्या आपने लोहे के हल और फावड़े देखे हैं? लगभग 3000 साल पहले लोग पत्थर और लकड़ी के औजार से खेती करते थे, लेकिन बाद में लोहे के औजार का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे कि हल, कुल्हाड़ी और हंसिया। लोहे के हल से जमीन गहराई तक खुदती थी और उपज भी अच्छी होती थी। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में लोगों ने क्या किया? खेती सिर्फ औजारों से नहीं, बल्कि सिंचाई से भी जुड़ी थी। पानी के लिए लोग कुएं, तालाब, बावड़ियां और नहरें बनाते थे। इससे खेती में लगातार पानी पहुंचता था और फसल भी अच्छी होती थी।
आखिर उस समय गाँव में कौन रहते थे? तो दोस्तों, गाँव में किसान रहते थे जो हल चलाते थे और फसलें उगाते थे। कुछ किसान खेत के मालिक होते थे। इन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक ही गाँव का मुखिया होता था, जो कि कर वसूलता था, काम बाँटता था और न्याय भी करता था। इसके अलावा गाँव में लोहार, बढ़ई, कुम्हार और अन्य कारीगर भी रहते थे। दोस्तों, शहरों की जानकारी हमें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि कहानियों, यात्राओं, मूर्तियों, खुदाई से मिलती है। जैसे बौद्ध भिक्षुओं की यात्राएं, इन यात्राओं के विवरण में शहरों का जिक्र है। पुरातात्विक जब खुदाई करते हैं तो पुराने घर, सड़कें, बर्तन, सिक्के और मूर्तियां मिलती हैं, जो हमें शहरों की झलक दिखाती हैं। और आपने कभी प्राचीन सिक्के देखे हैं? उस समय के आहत सिक्के हाथ से बनाए जाते थे। धातु के टुकड़ों पर हथौड़ों से ठोककर चिन्ह बनाए जाते थे। ये सिक्के व्यापार में इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि ये वाणिज्य, शिल्प और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। यहाँ बड़े बाजार लगते थे। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से सामान लाते थे। कुछ शहर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जहाँ मंदिर, विहार और स्तूप बनाए जाते थे। और चलिए अब जानते हैं शिल्प और शिल्पकारों के बारे में। शहरों में रहने वाले कारीगर बेहद कुशल होते थे। कोई बर्तन बनाता था, कोई वस्त्र, तो कोई धातु के गहने। कई बार ये शिल्पकार एक ही जाति के होते थे और पीढ़ियों तक यही काम करते थे। इनके बनाए सामान विदेशों तक जाते थे। अब हम बात करेंगे खास पुरातात्विक स्थल की, जो है अरिकामेटू। यह जगह आज के पुदुचेरी के पास है। यहाँ खुदाई में रोमन साम्राज्य के बर्तन, कांच की चूड़ियां, मनके और सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ रोमन व्यापारियों का आना जाना होता था और यह एक प्रमुख बंदरगाह था। अरिकामेडू में विशेष प्रकार की भट्टियां मिली हैं। यहाँ मनके और चूड़ियां बनाई जाती थी। वहाँ मिट्टी के बर्तन, एम्फोरा और आर्टन वेयर मिले हैं, जो केवल रोम में बनते थे। यह लगभग 2000 साल पुरानी है और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और दोस्तों, गांव और शहर में क्या फर्क था? गांव में खेती और पशुपालन होता था, जबकि शहरों में व्यापार, शिल्प और पूजा का ज्यादा महत्व था। शहरों में भी कुछ लोग गरीब और अमीर थे। यह असमानता आज भी देखी जाती है। शहरों में शौचालय, नालियां, कुएं और अन्य सुविधाएं होती थी, जो लोगों की जरूरतें पूरी करती थी। अब है आपके लिए कुछ सवाल। दोस्तों, लोहे के औजार आने से खेती में क्या बदलाव आया? और आपने अपने गांव या शहर में कोई भाभी देखी हो तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आज भी कुछ काम परिवारों में पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं तो कमेंट में बताइए। और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच किन किन चीजों का व्यापार होता था, ये आप सभी पता लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। सच है हमारे अतीत का अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस अध्याय में आज हम जानेंगे व्यापार और व्यापारियों की क्या भूमिका थी, समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में, मुविंदार कौन होते थे, रेशम और रेशम मार्ग की कहानी के बारे में, बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, तीर्थ यात्रियों की यात्रा और अनुभव के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और भक्ति परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में। दोस्तों, जब से लोग खेती करने लगे, तब से उन्होंने फालतू चीज़ों को बेचने और ज़रूरी चीज़ों को खरीदने की आदत बना ली थी। यही था शुरुआती व्यापार। कुछ लोग व्यापारी बन गए और उन्होंने दूर-दराज के इलाकों से सामान लाकर बेचना शुरू किया। वे ज़मीन के रास्ते भी जाते थे और समुद्र के रास्ते भी। अब जानेंगे समुद्र तटों से जुड़े राज्य और मुविंदारों के बारे में। दोस्तों, भारत के दक्षिण में 3 प्रमुख राजवंश थे, जिन्हें मुविंदार कहा जाता है। चील और पांड्य, ये तीनों समुद्र के नजदीक थे और व्यापार में काफी आगे थे। इन राज्यों के व्यापारी विदेशों तक अपना माल पहुंचाते थे, खासकर रोमन साम्राज्य तक। रोम से सोने के सिक्के भारत आते थे। और आपको रेशम और रेशम मार्ग के बारे में पता है? चलिए बात करते हैं रेशम की। रेशम चीन से आता था और भारत, ईरान होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। इसे कहते थे रेशम मार्ग या सिल्क रूट। चीन के राजा इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए खास ध्यान रखते थे। और बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? तो दोस्तों, जैसे जैसे व्यापारी दूर दूर जाते थे, वो साथ में अपने धर्म की बातें भी ले जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी इन रास्तों से घूमते हुए अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म फैलाते थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। उसके समय में बौद्ध धर्म का महायान रूप प्रसिद्ध हुआ, जिसमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजा जाता था। चलो अब तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, चीन, श्रीलंका और दूसरे देशों से लोग भारत आते थे, ज्ञान और धर्म की तलाश में। इन यात्रियों को कहते थे तीर्थयात्री। 3 प्रमुख तीर्थयात्री थे, फाहान, हेनसांग और इत्सिंग।
उन्होंने भारत की यात्रा की, यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और बहुत सारी बातें अपने देश में जाकर लिखी। दोस्तों, बिहार में स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ हजारों छात्र रहते थे। बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित और आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। यह विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। और भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? तो धीरे धीरे लोगों में अपने ईश्वर से सीधे जुड़ने की भावना बढ़ी। यही थी भक्ति परंपरा। इसमें व्यक्ति अपने ईश्वर से प्रेम करता था और पूजा करता था, बिना किसी विधि के। हिंदू धर्म में यह परंपरा आगे चलकर बहुत मजबूत हुई। कुछ लोग शिव, विष्णु, देवी आदि को अपने आराध्य मानते थे और हिंदू शब्द का उपयोग भारत की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के लिए किया गया। हिंदू धर्म में पूजा पद्धति के कई तरीके थे। लोग अलग अलग देवताओं को पूजते थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, ईश्वर से जुड़ना। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे व्यापारी और तीर्थयात्री हमारे देश को दुनिया से जोड़ते थे, कैसे धर्म और शिक्षा भारत को महान बनाते थे और कैसे भक्ति ने लोगों को ईश्वर से जोड़ने का सरल रास्ता दिया। और आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। अक्षर 6 हमारे अतीत का अध्याय 10 नई साम्राज्य और राज्य। सबसे पहले हम जानेंगे क्या बताती हैं हमें प्रस्तियां। तो दोस्तों, प्रस्ती यानी राजाओं की तारीफ में लिखी गई रचनाएं जो ज्यादातर संस्कृत में होती थी। इन्हें कवियों और लेखकों ने शाही आदेश पर लिखा। इनमें राजा को वीर, महान, देवता जैसा बताया जाता। अब जानते हैं समुद्रगुप्त की प्रस्ती का एक गौरवशाली वर्ण। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त की सबसे प्रसिद्ध प्रस्ती इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखी गई थी। इसे लिखा था हरिसेन ने, जो खुद एक कवि और राजा के दरबारी थे। इसमें समुद्रगुप्त की युद्ध विजय, राजा बनने की प्रक्रिया और दूसरे शासकों को दया देनी जैसी बातें बताई गई हैं। और ये वंशावली क्या होती है? तो वंशावली यानी परिवार की पीढ़ियों की सूची। जैसे हम अपने दादा परदादा का नाम बताते हैं, वैसे ही राजाओं की वंशावली मंदिरों, शिलालेखों और ताम्रपत्रों पर मिलती है। ये राजा की जन्म की कथा, पूर्वजों की महानता और उनके देवी देवताओं से संबंध भी बताते हैं। चलो अब जानते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में। तो दोस्तों, हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का एक महान शासक था। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र से। बाणभट्ट उसका राजकवि था। हर्षवर्धन ने नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का समर्थन किया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। अब चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की कहानी जानते हैं। तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र मिलता है। उसके बारे में भी एक प्रस्ती मिली है जो बताती है कि उसने हर्षवर्धन को भी युद्ध में हराया था। इससे हमें पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण भारत में कैसे शक्तिशाली राज्य उभरे और राज्य का प्रशासन कैसा होता है। दोस्तों, जब एक राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो अकेले राजा सब नहीं संभाल सकता। इसलिए वह अपने भरोसेमंद लोगों को जमीन देता था, जिन्हें सामंत कहा जाता था। धीरे धीरे ये सामंत भी शक्तिशाली हो गए और कभी कभी खुद को राजा घोषित कर देते थे। दोस्तों, नजराना के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नजराना यानी राजा को दिए जाने वाला उपहार या कर होता है। जो लोग राजा के अधीन थे, उन्हें कुछ न कुछ भेंट देनी होती थी, जैसे फसल, हाथी, सोना या सेवाएं। अब जानते हैं नई प्रकार की सेना और संगठन के बारे में। अब राज्य बड़े हो रहे थे तो सेनाएं भी खास तरह से बनाई जाने लगी। राजा के पास खुद की सेना होती, लेकिन कई बार सामंतों की सेना का भी इस्तेमाल होता था। घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक और रथ सब इसमें शामिल होते थे। दोस्तों, दक्षिण भारत में सभा और नगरी नाम की संस्थाएं होती थी। ये गांव या शहर के अमीर लोग चलाते थे और खुद की कर वसूलने, व्यवस्था बनाने और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लेते थे। अब जानते हैं आम लोगों की भागीदारी के बारे में। तो इतिहास में आम लोगों की सीधी आवाज कम मिलती है, लेकिन कई शिलालेखों और दान पत्रों से पता चलता है कि लोग मंदिरों को दान देते, यात्राएं करते और राज्य के कामों में हिस्सा लेते थे। अब है आपके लिए कुछ सवाल। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रस्ती लिखने वाला राजा की सच्चाई लिखता या तारीफ? समुद्रगुप्त किस वंश का था? हैनसांग कहाँ से भारत आया था? गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। हैं कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 11 इमारतें, चित्र और किताबें। इस अध्याय में आज हम जानेंगे लोहा स्तंभ के बारे में, ईंटों और पत्थरों की भव्य इमारतों के बारे में, स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे, चित्रकलाएं, रंगों में छिपे इतिहास, पुस्तकों, पुरानी कहानियों का संकल्प और संरक्षण के बारे में, आम लोगों की क्या कहानियां होती थी, बंदर राजा की क्या कहानी थी, विज्ञान की किताबें कैसी थी, ये सभी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए।
दोस्तों लोह स्तंभ जो आज भी खड़ा है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ है लगभग 1500 साल पुराना लेकिन आज तक जंग नहीं लगा। इस पर एक राजा की तारीफ खुदी हुई है, शायद समुद्रगुप्त की। यह स्तंभ बताता है कि भारत में धातु शिल्प और तकनीक कितनी उन्नत थी। दोस्तों उस समय के लोग ईंटों और पत्थरों से भव्य इमारतें बनाते थे। ये इमारतें सामान्य घरों से बड़ी होती थीं, जैसे महल, सभागार, मंदिर आदि। इनकी योजना, नक्शा, खुदाई और निर्माण सब कुछ मेहनत और समझदारी से होता था। अब जानते हैं स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। तो दोस्तों स्तूप यानी गोल गुंबद की तरह संरचना, जहाँ बुद्ध की अस्थियां या प्रतीक रखे जाते थे। लोग वहां जाकर प्रदक्षिणा करते थे, यानी घड़ी की दिशा में घूमते थे। मंदिरों में भी सुंदर मूर्तियां होती थीं और उन्हें विशेष तकनीकों से सजाया जाता था। अब जानते हैं चित्रकला यानी रंगों में छिपे इतिहास के बारे में। दोस्तों अजंता की गुफाओं में बनी भित्ति चित्रों को आज भी दुनिया सराहती है। ये चित्र धार्मिक कहानियों, जीवन के दृश्यों, प्रकृति और राजा रानी तक को दर्शाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रंगों से ही बनाया गया था, जो सौंदर्य और इतिहास दोनों को जोड़ते हैं। और पुस्तकों की दुनिया क्या थी? तो दोस्तों प्राचीन भारत में कई किताबें लिखी गई जो हमें धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान देती हैं। ये किताबें संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में हिती थी। इनमें रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी रचनाएं शामिल है। और पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण क्या था? कहानियां जो पहले सिर्फ सुनाई जाती थी, अब लिखी जाने लगी। पंचतंत्र, जातक कथाएं और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखित रूप में संरक्षित की गई। इससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बिना खोए आगे बढ़ता रहा। और आम लोगों की कहानियाँ क्या थी? तो दोस्तों साधारण लोग भी अपनी लोक कथाओं के जरिए इतिहास रचते थे। गाँव देहातों में सुनाई जाने वाली कहानियाँ आज भी बच्चों की किताबों में मिलती हैं। इनमें जानवरों, पक्षियों और बुद्धिमानी से भरी सीख होती है। दोस्तों आपको पता है एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, बंदर राजा की कहानी। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुद्धिमान बंदर ने अपने साथियों को संकट से बचाया। ऐसी कहानियां नैतिक शिक्षा देती थी और समाज को जोड़ती थी। और दोस्तों विज्ञान की किताबों को ज्ञान का खजाना क्यों कहा? क्योंकि आर्यभट्ट, चरक, सूस्रो जैसे विद्वानों ने गणित, खगोल, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर किताबें लिखी। इनमें सुनने की खोज, ग्रहों की गति, हृदय की संरचना और दवाइयों के प्रयोग शामिल थे। भारत के ज्ञान का यह पक्ष आज भी दुनिया में सराहा जाता है। अब है आपके लिए कुछ सवाल। लोह स्तंभ किस शासक के शासनकाल में बनाया गया? भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? पंचतंत्र की रचना किसने की? पाई पहली बार किस भारतीय ने लिखा? अपने जवाब कमेंट करें। तो दोस्तों आपने क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री एक ही वीडियो में देख ली। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये छोटा सा क्लिक मुझे बड़ा मोटिवेशन देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम क्लास 7 की शुरुआत करने वाले हैं। और अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू और नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।